सब्सक्राइब कीजिए यूनिफिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं फ्रिक्शन पार्ट लॉज ऑफ मोशन का। तो इस वीडियो में हम फ्रिक्शन पार्ट कंप्लीट करके चलेंगे। सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन है क्या चीज? द ऑपोजिंग फोर्स which oppose relative motion of two objects in contact। जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं उनके बीच जो फोर्स बनेगा, जो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, उसको नाम दिया जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या चीज है, मान लिया मेरे पास में एक ये सरफेस था, ठीक है, दूसरा कोई ये सरफेस है। अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस अगर मान लिया रफ सरफेस है और वो मूव करने की कोशिश कराते हैं उसको हम, तो ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों बीच में एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स क्या करता है, उन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब जिन बच्चों ने अभी तक रिलेटिव मोशन नहीं सुना है, मैं आप सभी को बता देता हूं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि मान लिया मैं कहता हूं एक कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है रोड पे, तो क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट ऑफ रोड। ये उस कार की रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट ऑफ रोड, क्योंकि रोड रेस्ट फॉर्म में है और कार की स्पीड 40 थी, द रिलेटिव स्पीड बन जाएगी उसकी 40 माइनस 0, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर उस कार की स्पीड। ठीक है, क्लियर है? हम बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन की। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। जैसे कि मान लिया अगर मेरी स्पीड मूव करने की 30 किलोमीटर पर आवर है और कोई दूसरा पर्सन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो मेरी खुद के रिस्पेक्ट में तो 30 है, उसकी 20 है, लेकिन मेरी उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज रिलेटिव स्पीड। जैसे मान लिया मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं, वो मेरी ही डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी मेरी, वो कितनी बन जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं उससे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि मान लिया मैं यहां हूं और कोई दूसरी गाड़ी मेरे से 10 किलोमीटर दूर से जब ट्रैवल कर रही हो, क्या उनके बीच फ्रिक्शन बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फ्रिक्शन का मतलब है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में जब ऑब्जेक्ट होंगी तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लिया दो हाथ है, क्या इनके बीच फ्रिक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है, लेकिन यहां ऐसे अगर हम रब करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बनेगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ओल्ड थ्योरी क्या है? ओल्ड थ्योरी का पॉइंट हमारे पास है भाई। ओल्ड थ्योरी क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इफ रफनेस इज मोर देन फ्रिक्शन विल बी हायर। ठीक बात है। अगर मान लिया रफ सरफेस ज्यादा है, रफनेस ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, इफ surface become extra smooth, if surface becomes smooth, then friction will reduce। ठीक बात है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसकी स्मूथनेस इंक्रीज करते हैं, रफनेस उसकी डिक्रीज करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास है ओल्ड थ्योरी के पॉइंट। भाई मॉडर्न थ्योरी का हमारे पास है भाई। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी में बताया गया कि भाई अगर मान लिया सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाते हैं, अगर दोनों सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। इफ सरफेस बिकम एक्स्ट्रा स्मूथ,
then friction will start increasing। ठीक है, जैसे कि दो आइस है, आइस क्यूब मान लिया, उनके ऊपर मूव कराएंगे तो चिपक जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम की वजह से उनके बीच में क्या होगा, वैक्यूम टाइप बन जाएगा जिससे वो चिपक जाती हैं। तो यहां हमारे पास में क्या चीज पॉसिबिलिटी कब है, जब दोनों सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक सरफेस स्मूथ है दूसरा स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन और पास में क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास थी ओल्ड थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट भाई, जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है। फ्रिक्शन जो है तीन टाइप का बताया गया। फर्स्ट मेरे पास है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड मेरे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन और थर्ड मेरे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका दूसरा नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट कंडीशन पे हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो। इसका मतलब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट फ्रिक्शन भी उस टाइम पे एक्ट कर रहा है और ऐसी सिचुएशन बनी कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन पे आ गई। तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको नाम दिया जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ ऑब्जेक्ट इज एट वर्ज ऑफ मोशन, then object is said to be in limiting equilibrium condition. If object is actually in motion condition, then applied force will be greater than that of force of friction, because this is opposing force, so force of friction will be always in opposite direction than that of applied force. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, और जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल मोशन में होगी और उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन रहा होगा उसको नाम दिया जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज में। एक हमारे पास में है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सेकंड हमारे पास में है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, आपने स्कूल में स्लाइडर देखा होगा, पार्क में देखा होगा आपने, जिसके ऊपर फिसल पट्टी बोलते हैं ना इसको, जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं। तो वहां जब उसके ऊपर मान लिया फिसल रहे हम, स्लाइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहां जो फ्रिक्शन बनेगा उस फ्रिक्शन को नाम दिया जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब कोई व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो टायर है, व्हील जो है, वो रोड के साथ एक फ्रिक्शन बनाएंगे, उस फ्रिक्शन को नाम दिया जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। जब वो रोल कर रही है ऑब्जेक्ट एक्चुअली, तो वहां फ्रिक्शन जो क्या नाम देंगे उसको, रोलिंग फ्रिक्शन। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअली स्लाइड कर रही है तो वहां जो फ्रिक्शन होगा क्या नाम देंगे उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बात आती है रोलिंग फ्रिक्शन बनने के पीछे रीजन क्या है। सपोज मान लीजिए व्हील है और इस प्लेन सरफेस पे चल रहा था, ठीक होगा भाई, अब इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कुछ ना कुछ, अब वेट होगा तो क्या होगा, ये माउंट और कंप्रेशन फॉर्म करेगा। माउंट और कंप्रेशन का मतलब क्या है, वहां वेट की वजह से थोड़ी जमीन जो है प्रेशर फील करेगी, प्रेस होगी, दैट मींस यहां बन जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, और यहां बन जाएंगे माउंट। क्या बन जाएंगे, माउंट। तो माउंट और कंप्रेशन बनने की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है भाई, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा।
नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जितना वेट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, लास्ट वीडियो में बताई थी बात। तो जितना वेट ज्यादा होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, और जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया, और ये कांस्टेंट अगर अप्लाई कर दिया म्यू, और ये म्यू हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये सरफेस टू सरफेस वेरी करता है, देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन फार्मूला, नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है भाई कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन will be always in opposite direction of applied force। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई किया है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा कौन सा भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन does not depend upon area of contact। जैसे कि मान लिया, ऐसा नहीं कि भाई टायर जो है चौड़े हो जाएंगे तो एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएगा, एरिया कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एरिया पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट किया है। देन नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लॉ है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to या is dependent of nature of material in contact। दो जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उनके नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा रबर है, कैसा प्लास्टिक है, कैसा सरफेस है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है ना तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे मान लिया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, ये अगर ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर वेट जो है अप्लाई किया, इसका जो वेट है वो mg होगा, वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन, और ये इस डायरेक्शन में मैंने इसके ऊपर P फोर्स अप्लाई किया है। ये मेरे पास कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। और इस तरफ मेरे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, किससे, अप्लाइड फोर्स से। ठीक बात है। अब अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का दोनों का जो रिजल्टेंट है ये बनेगा। अब जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को नाम दिया जाता है, ठीक है, समझो। मान लीजिए मेरे पास थीटा एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में से tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, इसमें से नाम रख दो इसका m, इसका नाम रख दो h, इसका नाम रख दो t, इन ट्रायंगल MHT tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है TH, और TH किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा पैरेलल में जो वेक्टर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय, ये क्या है, बेस। बेस हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब r, तो F/r हमारे पास है tan थीटा, और यहां से हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, F/r तो म्यू था, F/r किसकी वैल्यू थी, म्यू के बराबर, तो इसका मतलब tan थीटा हमारे पास आ जाएगा म्यू के बराबर, और थीटा बन जाएगा tan इनवर्स म्यू के इक्वल। क्या बनेगा, tan इनवर्स म्यू। सही है भाई, ये हमारे पास था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है भाई एंगल ऑफ रिपोज।
एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैसे हो, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3-4 टॉपिक है इस पार्ट में जो आगे आने वाले हैं वो इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। लो बिल्कुल सेम से लगेंगे आपको, तो ध्यान समझना भाई। ये मेरे पास में भाई कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल के ऊपर, और कोई ऑब्जेक्ट है यहां रखी हुई है। वेट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mc, सही है। तो ये थीटा का एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी एकदम से कि थीटा कैसे बना, तो ध्यान देना मेरी बात पे। ये थीटा एंगल है, इसको एक्सटेंड कर दो, ये थीटा बन जाएगा, और ये कितना बनेगा 90। ये 90 है, ये थीटा है, दैट मींस ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90 माइनस ऑफ थीटा। कितना बनना चाहिए, 90 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बनेगा तो तभी इन तीनों एंगल का सम 180 बन पाएगा। और जब इनका सम 180 बन रहा है, जब इनका सम कितना बन रहा है 180, दैट मींस हमारे पास वो एंगल कितना बचेगा, थीटा बचेगा, क्योंकि ये 90 माइनस ऑफ थीटा है, क्योंकि ये भी तो इससे परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास भाई, मैं इसका फिर एक और डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट थी, तो वेट बनेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने इस सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जबकि इधर वाला कितना एंगल है 90 माइनस ऑफ थीटा। हमें यहां से पता चल गया ये कितना एंगल है, थीटा, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जो mg था उसको रिजोल्व कर दिया मैंने इस तरफ mg साइन ऑफ थीटा में, इस तरफ रिजोल्व कर दिया mg cos ऑफ थीटा में, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जबकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। ये प्लेन है तो परपेंडिकुलर इससे क्या बनेगा, ये टेढ़ा। ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में, ठीक है। ऐसा नहीं भाई कि मुझे ये सरफेस टेढ़ा हो गया, मैं यहां परपेंडिकुलर बना दूं, परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर इसी तरह बनेगा इस प्लेन पे। बात समझ में, तो हमारे पास ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज समझो ध्यान से कि बात करते हैं भाई एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता क्या है। ये मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ये क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि भाई इससे ज्यादा एंगल पे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे आएगी रखते ही। बात समझ आई? बचपन में आप लोगों ने इस तरह का आपने गेम खेला होगा, ठीक है। कैसा गेम भाई, आप जैसे मान लिया हम तो खेलते थे भाई कि यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दी मैंने, ठीक है, वो स्लाइड करके नीचे आ रही है। बात समझ आई? तो ये स्लाइड करके नीचे आ रही है ऐसे, तो इतने एंगल बताई गई है। अब कितना मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिया जाए, कितना लिया जाए मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिसपे ऑब्जेक्ट विदाउट रोलिंग स्लाइड करके आए, विदाउट रोलिंग, दिस इज कंडीशन। अब ये तो गोल ऑब्जेक्ट थी तो क्या होगा हमारे पास में, रोल करते हुए जो भी सी बात है। अगर मान लिया हम ये ले ले भाई, ठीक है, ये आ रहा है स्लाइड करके, बात समझ में, ये स्लाइड करके आ रहा है, तो कितना मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिया जाए कि नीचे की तरफ आए। पॉइंट क्लियर है? और ये मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो था इसके साथ ग्राउंड फेस के साथ, वो हमारे पास एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन था उसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भी इसकी वैल्यू, वो देखो। एक बात बताओ, इसको मूव करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि भाई ये एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू कर देगी। दैट मींस हम इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे एंगल की वैल्यू। तो एक बात समझ ध्यान से, आप किसके बराबर होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप इक्वल टू क्या होगा, mg sin ऑफ थीटा, जबकि r किसके बराबर होगा, mg cos ऑफ थीटा। और यहां से f by r बन जाएगा म्यू के बराबर, mg से mg कैंसिल, म्यू इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा बन जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स म्यू के इक्वल।
दिस इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। डेफिनेशन क्या है, मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर विच ऑब्जेक्ट just begin to slide down without rolling। ठीक है, बिना रोल के ऑब्जेक्ट जो है नीचे जब आती है तो वहां हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था उसकी मिनिमम वैल्यू, इससे एंगल पे तो वो स्लाइड करेगा ही करेगा, लेकिन इससे कम पे स्लाइड नहीं करेगा। वो मिनिमम एंगल जो इंक्लाइनेशन था उसको क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है भाई। टॉपिक है भाई एक्सेलरेशन डाउन अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। क्या मतलब है भाई, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करते हुए नीचे स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की, कितनी एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएगी। ये हमारे पास थीटा एंगल है, वेट हमेशा ही डाउनवर्ड बनता है, हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg sin ऑफ थीटा। यहां अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक बात है, तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, mg cos ऑफ थीटा, और जबकि नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, अपवार्ड होगा, वर्टिकली अपवार्ड। ठीक है भाई, एक बात बताओ, थोड़ा सा नॉर्मली सोचो यार, जब नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना, तो कौन सा फोर्स होगा, mg sin थीटा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो कितना ज्यादा होगा, दैट विल जनरेट एक्सेलरेशन। दैट मींस हम क्या करेंगे भाई, mg sin ऑफ थीटा में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ रही है। अब F की वैल्यू में क्या पड़ी हुई है, म्यू आर mg sin ऑफ थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू F। R किसके बराबर है, mg cos ऑफ थीटा के। तो क्या लिखेंगे बताओ भाई, mg sin ऑफ थीटा माइनस का म्यू, R की वैल्यू mg cos ऑफ थीटा, रीजन लिख दो साथ में भाई, R इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स, जबकि दोनों में mg कॉमन आ जाएगा, sin ऑफ थीटा माइनस का म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है भाई, रिजल्टेंट फोर्स। अब जो रिजल्टेंट फोर्स आया है, अगर उस फोर्स को लिख दे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक बात है, इस m से m को कैंसिल आउट कर देंगे और a हमारे पास आ जाएगा g मल्टीप्लाई टू sin ऑफ थीटा माइनस का म्यू cos ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन डाउन ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है मैं इसी के अंदर बता रहा हूं आपको, पॉइंट है वर्क डन डाउन ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें कितना वर्क होगा, अगर वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर लेती है तो कैसे करोगे भाई, वर्क का फार्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को नाम दे दो 1। वो जो इक्वेशन है वो रिजल्टेंट फोर्स था हमारे पास में, कितनी वैल्यू है, mg, फोर्स हमारे पास mg इनटू sin ऑफ थीटा माइनस का म्यू cos ऑफ थीटा, जबकि ये तो फोर्स था। अब वर्क निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो s से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो mg इनटू s मल्टीप्लाई टू sin थीटा माइनस म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। This is the formula for work done down a body on rough inclined surface. As it is topic है equation 1 ली मैंने यहाँ से from equation 1। ठीक है, equation 1 का रिजल्ट यूज किया मैंने, सीधा इसको s से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाती है, s डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट फोर्स इतना था, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भाई, वर्क डन
ऑन बॉडी by moving on rough horizontal surface। ठीक है भाई, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया गया उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए हमारे पास क्या होगा भाई, वर्क डन। वो वर्क डन में फाइंड आउट करना है। सपोज मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, जिसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा mg, रिएक्शनल फोर्स क्या होगा, r होगा अपवर्ड। सही है भाई। जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैंने इस तरफ अप्लाई किया फोर्स P, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक बात बताओ, और इस फोर्स से सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे डिस्प्लेस होगी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अप्लाइड फोर्स कितना है, P इंटू S इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन एक बात बताओ, इसको मूव कराने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, P मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है तो ग्रेटर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन हम मान ली इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में। ठीक है, और हम लोग सर बराबर हो जाएगी तो कैसे शिफ्ट करेगी, भाई हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फ्रिक्शन ने कितना किया, दैट मींस यहां हम कौन सा फोर्स लेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला लेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क कर रहा है, इसको मूव कराने के लिए, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां हम रिक्वायर्ड कंडीशन क्या मान ली, मिनिमम मान ली F के बराबर, तो F into S इज इक्वल टू वर्क डन। जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू आर इंटू S, हमारे पास है इज इक्वल टू वर्क डन। R किसके बराबर है, mg के बराबर, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा म्यू mg इंटू S। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन। ठीक है भाई, ये फार्मूला किसका है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उस पे कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है मोशन ऑन लेवल्ड कर्व रोड। क्या बात है भाई, जो लेवल्ड कर्व रोड है ना, लेवल कर्व रोड समझते हो, जैसे हमारी गली होगी, उस गली के अंदर मोड़ आ गया, उस मोड़ के ऊपर कितना मैक्सिमम स्पीड से किसी व्हीकल को ट्रेवल कराया जाए कि वो अगली दीवार में टक्कर मारने से पहले मुड़ जाए। बात समझ आई, अगर उससे ज्यादा स्पीड हुई तो क्या होगा, टक्कर पहले लग जाएगी, मुड़ नहीं पाएगी व्हीकल। तो इसका मतलब उसको रोटेट कराने के लिए, उस राउंड टर्न पे राउट रोटेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए मैक्सिमम कितनी स्पीड से ट्रैवल करा सकते हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट के अंदर भी। कैसे, देखो ये मेरे पास में क्या है भाई, वेट है mg। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है r, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है r। ये मेरे पास क्या है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी वो सभी कैसे बना, एक बात बताओ, क्या आपको हर कोई ये नहीं बोलता कि मोड़ के ऊपर स्लो करके चलाओ गाड़ी आप, क्यों, ताकि रोटेट कर पाए, उसको एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल पाए। स्लो करने का मतलब क्या है, स्पीड कम हो जाना, और स्पीड कम हो जाने का मतलब क्या है, वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, किस तरफ काम करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमेशा काम करेगा टुवर्ड सेंटर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा टुवर्ड सेंटर, ताकि रोटेट कर पाए। और जब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर आ जाती है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर पाएगी। अब ये बोले सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, भाई सेंटर की तरफ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं, मान लो सपोज हम भाई इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं, तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स एक्ट करता है ना, जैसे मैं इस स्टोन को रोटेट करा रहा हूं थ्रेड से बांध करके, तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को नाम देंगे हम भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फार्मूला होता है mv²/r। बाहर की तरफ एक फोर्स बनेगा हर मोमेंट पे, उसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। इनसाइड जो फोर्स को क्या नाम है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वैल्यू के बराबर जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा,
तब वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर पाएगी, अदरवाइज रोटेट नहीं कर पाएगी। हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा ज्यादा बेशक हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, कोई परेशानी नहीं है, बट हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से या बराबर होना चाहिए, तभी वो रोटेट कर पाएगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ, इस तरफ कम हुआ, तो उसका मतलब क्या है, वो सक्सेसफुली रोटेट नहीं कर पाएगी, टक्कर लग जाएगी उससे पहले। बात समझ में आई? तो उसका मीनिंग क्या है, फॉर सक्सेसफुली रोटेशन force of friction must be greater or equal of mv square by r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भाई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता क्या है, म्यू आर इक्वल टू म्यू आर पढ़ चुके हम, और आर किसके बराबर है, mg के बराबर। अब बात सुनो, मान लिया मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं और एकदम से मैंने स्टाइल मोड़ दिया, एकदम से अगर मोड़ेंगे तो क्या होगा भाई बताओ, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या चीज है कि हमारा जो वेट है उस गाड़ी का वो बैलेंस होना चाहिए अपवार्ड रिएक्शनल फोर्स से। तो यहां mg जो है वो r के बराबर होना मस्ट है। तो हमने r की वैल्यू पुट कर दिया है, उसके बाद फर्दर अगले इसमें भाई नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, म्यू ऑफ mg बन जाएगा हमारे पास ग्रेटर इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल ऑफ म्यू ऑफ rg, और v की मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी वो बराबर आ जाएगी रूट ऑफ म्यू rg के इक्वल। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक बात सुनो, v की वैल्यू या तो इससे कम हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है भाई, इसका मतलब v की फालतू से फालतू वैल्यू इसके बराबर ही तो बनी, या तो इससे कम हुई या इसके बराबर। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी कि अगर इतनी रेडियस का कोई मोड है, अगर इतनी रेडियस का कोई मोड है, इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है रोड और टायर के बीच में, तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम इतनी स्पीड से ट्रैवल करा सकता हूं और वो रोटेट कर सकती है, अदरवाइज रोटेट नहीं कर पाएगी भैया, टक्कर ले, टक्कर। ठीक है हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट भाई, ये तो लेवल रोड था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई बैंक्ड रोड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भाई सभी स्कूलों के लिए। कौन सा टॉपिक है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज है भाई, सुनो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आएगा तो आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, और नहीं तो भी समझ में नहीं आएगा। और डायग्राम समझने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार समझो, आपको ये याद रखना पड़ेगा इस डेरिवेशन में कि हम किस किस फैक्टर को रिजोल्व करें इन कंपोनेंट्स। ठीक है, वेट जो है क्या होगा, हमेशा ही डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, थीटा एंगल हमारे पास ये था। इसका मीनिंग क्या, डायग्राम समझो पहले एक बार। ये मेरे पास कोई कर्व रोड है जिसका ये आउटर सरफेस है, आपने देखा होगा जितने भी हाईवे ना उस पे शार्प कट नहीं मिलते कभी भी, मोड़ जो है ना वो थोड़ा सा आउटर एज ऊपर उठा मिलता है, बात सुनाई, ऊपर उठा मिलता है ताकि उसको सफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल पाए और वो रोटेट कर पाए, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर बनेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर एज जो थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पता क्या है, नॉर्मल लेवल ये था, तो आउटर एज जो है इसका इतना ऊपर उठा हुआ है। पॉइंट क्लियर है? तो ये बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। आउटर एज जो है किसी भी रोड का जो ऊपर उठा हुआ होता है उसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, रोटेट कराने के लिए, वो हमारे पास क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। एमजी हमारे पास नीचे की तरफ होगा, ये हमारे पास एंगल होगा थीटा, जबकि रोड के साथ साथ बनता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक बात है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, ये थीटा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा एंगल, क्योंकि वर्टिकल पर सॉरी अल्टरनेट एंगल हमारे पास ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर,
तो इसका मतलब भाई जो फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ कंपोनेंट बनाएगा इसके पैरेलल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये सारे प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन, तो इस तरफ बन जाएगा f sin ऑफ थीटा, और इस तरफ क्या बनेगा हमारा f cos ऑफ थीटा। जबकि रिएक्शनल फोर्स क्या होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, जबकि रिएक्शनल फोर्स क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई, थीटा। क्यों, ये थीटा तो कितना है, थीटा, और ये थीटा क्यों है, ये हम पहले टॉपिक्स में कर चुके हैं इसी वीडियो में, ठीक है। अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं आया फिर दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये मेरे पास एंगल के सामने वाली इस पार्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हमारे पास इस तरफ बन जाएगा r sin ऑफ थीटा, क्योंकि उसके पैरेलल में है, तो इस तरफ हमारे पास जो बनेगा r sin ऑफ थीटा, और इस तरफ हमारे पास बनेगा r cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई, क्लियर है, पक्का। अब एक बात बताओ मेरे को, भाई रोटेट कर पा रही है ऑब्जेक्ट, तो कब रोटेट करेगी, जब हमारे पास फोर्स F cos ऑफ थीटा और R sin थीटा जो सेंटर की तरफ जो बन रहे हैं, इनका सम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो। इसका मतलब हमारे पास F cos ऑफ थीटा प्लस R sin ऑफ थीटा ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r के। ठीक हो गया भाई, F पर रखा आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा म्यू r cos ऑफ थीटा प्लस का r sin ऑफ थीटा ग्रेटर और इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय r। जबकि दोनों में से हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, r को माना जाएगा म्यू cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा ग्रेटर और इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय में r। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो इसको, छोड़ दिया भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, मान लिया इतनी ऊंचाई पे है और उसने एकदम से टर्न कर दिया, तो पलट जाएगी गाड़ी, पलट जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका वेट भी तो बैलेंस होना चाहिए, और वेट बैलेंस कैसे होगा, ऊपर है r cos थीटा, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, mg भी है, और क्या है f, और क्या बताओ f sin थीटा, ठीक है भाई, और क्या हमारे पास में f sin ऑफ थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास में एक बन जाएगा r cos ऑफ थीटा बराबर किसके भाई, mg प्लस f sin ऑफ थीटा के बराबर। सही है भाई, वैल्यू पुट कर दो यार, f की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, म्यू r sin थीटा एज इट इज प्लस mg इज इक्वल r cos ऑफ थीटा। इसको कर लिया है, क्या बनेगा बताओ, r cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू r sin थीटा इज इक्वल टू mg, r जो है कॉमन आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया, इसमें से r की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी बताओ, cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू sin ऑफ थीटा, ये तो जाएगा ना, तो mg के डिवाइड बाय आ जाएगा भाई, cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू sin ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास में किसका, r। ये जो r आया ना इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का r इक्वेशन 1 में पुट कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो, पुट वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा बताओ भाई, r की वैल्यू यहां पुट करनी है, ये बन जाएगा हमारे पास mg बाय में cos ऑफ थीटा माइनस म्यू sin ऑफ थीटा, और पूरे के मल्टीप्लाई हमारे पास है म्यू cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा इज ग्रेटर और इक्वल ऑफ mv स्क्वायर बाय में r। जबकि एक बात बताओ, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारा r इस तरफ आ जाएगा, तो v स्क्वायर लेस और इक्वल ऑफ म्यू cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा मल्टीप्लाई क्या बनेगा rg, और पूरे के डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू sin ऑफ थीटा। ठीक बात है भाई, अब ये v स्क्वायर है हमारे पास, अब v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी बताओ, या तो इसके बराबर होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए, तो मैक्सिमम क्या बनेगी, जब बराबर होगी तो हमने क्या कर दिया भाई, v बन जाएगा मैक्सिमम कितना, रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू भाई rg म्यू cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा पूरे के डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा माइनस का म्यू sin ऑफ थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया भाई मैक्सिमम स्पीड के लिए, ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखोगे जैसे एनसीईआरटी है, उसमें 10 की फॉर्म में दे रखी वैल्यू, क्या कर सकते हो 10 की फॉर्म में, यार पूरे को cos से डिवाइड कर दो, पूरे cos से डिवाइड करोगे
तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, पूरे ओवर cos से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, cos से cos कैंसिल, sin में cos क्या बन जाएगा tan, cos से cos कैंसिल, sin में cos क्या बन जाएगा tan। ठीक बात है, मुश्किल ही है ना, इसको आराम से देख लेना दोबारा से। हमने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक छोटे सा पॉइंट, इसका क्या पॉइंट है, एक तो डायग्राम में आपको याद रखना है कि आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजोल्व करोगे और नॉर्मल रिएक्शन को रिजोल्व करोगे, ठीक है। और यहां आप इन दोनों का सम लिखोगे v²r के इक्वल और ग्रेटर देन से, और इसका वैल्यू लिखोगे आप इन दोनों के सम के बराबर, और इसके जो रिजल्ट में से r निकलेगा वो r की वैल्यू इसके रिजल्ट के अंदर पुट करनी है, आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या चीज होती है, भाई कितने मैक्सिमम एंगल से हम साइकिल को बेंड कर सकते हैं रोटेट कराने के लिए, ठीक है। कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम चलाएं और इतने एंगल से इंक्लाइंड हो कि वो रोटेट कर पाए, नहीं तो वो गिर जाएगा, ज्यादा बेंड करे तो गिर जाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन फाइंड आउट करनी है इस टॉपिक में आपको, एक तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू और दूसरा एंगल की वैल्यू कि कितना मैक्सिमम एंगल से इंक्लाइंड कर सकते हैं इतनी वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है वो। कैसे होगा देखते हैं भाई, कि हमारे पास साइकिल है, ये तो रोड था, ये साइकिल है हमारे पास में भाई, चलाई हुई साइकिल है, किसकी साइकिल चलाई है भाई बताओ, शाबाश। कोई आप में से ऐसा है जिन्हें साइकिल चलानी नहीं आती हो अब तक? मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा ऐसा, जो तो बच्चे आ रहे हैं इस टाइम पे, मेरे हिसाब से सभी को चलानी आती होगी साइकिल तो भी। ये मान लिया हमारे पास साइकिल में, ठीक है, इसका फर्स्ट व्हील है ये, और पूरी साइकिल दिखा रहे हैं भाई, हमें समझना बस। वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड बनता है mg, रिएक्शनल फोर्स जो है हमारे पास, जैसे मान लिया आप साइकिल चला रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, मोड़ पे साइकिल जब टेढ़ी होगी तो हम जो है उसकी प्लेन में होंगे या फिर इस तरह हो जाएंगे, हम खड़े रहे और साइकिल टेढ़ा हो जाए, ऐसे नहीं होंगे। अगर साइकिल टेढ़ा हो रहा है तो हम भी तो उसके अकॉर्डिंग ही बेंड होते हैं, दैट मींस हमारी बॉडी जो है वो क्या होगी, साइकिल अगर टेढ़ा होगा मोड़ पे तो उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और ये वर्टिकल के साथ मान लिया कि एंगल फॉर्म कर रही है नॉर्मल रिएक्शन, तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका इस तरफ कंपोनेंट बन जाएगा r sin ऑफ थीटा और इस तरफ बन जाएगा r cos ऑफ थीटा, ठीक है भाई। ये बनेगा r sin थीटा, क्या बनेगा r cos ऑफ थीटा। तो एक बात बताओ, r sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो रोटेट करेगी, ये फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, टुवर्ड सेंटर, कहां एक्ट कर रहा है, टुवर्ड सेंटर। तो r sin ऑफ थीटा हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r के, सही बात है भाई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो हमारे पास r cos ऑफ थीटा वो बराबर किसके होगा, mg, उसका वेट बैलेंस होना चाहिए तो गिर जाएगा वो, r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, r से r कैंसिल, sin बाय cos बन जाएगा tan ऑफ थीटा ग्रेटर इक्वल ऑफ m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय में rg, और यहां से v स्क्वायर लेस देन और इक्वल ऑफ rg tan ऑफ थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और यहां से v स्क्वायर आने दो तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी बताओगे, rg tan ऑफ थीटा का रूट के बराबर, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच वी कैन रोटेट परफेक्टली अ साइकिल एट दिस एंगल, ठीक है। और हम आपसे अगर थीटा पूछता हूं कि कितने मैक्सिमम एंगल से या कितने एंगल से इस पे इसको इंक्लाइन कर सकते हैं इतनी वेलोसिटी पे, तो tan थीटा हमारे पास था v स्क्वायर बाय rg के बराबर, और थीटा बन जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय में rg। ये फार्मूला आ जाएगा आपका एंगल की वैल्यू के लिए, और ये फार्मूला आएगा आपका मैक्सिमम स्पीड के लिए, इतनी अगर एंगल पे आप मूव करा रहे हो तो इतनी स्पीड से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिस पाथ की रेडियस इतनी होगी, एक्सेलरेबिलिटी वहां पे इतनी होगी, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो इस वीडियो में तुम सर क्या कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट बचा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जरूरी क्यों है,
हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे भाई? फ्रिक्शन जरूरी क्यों है? एक बात बताओ, हम चल नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो, हम बोर्ड पे चौक से लिख नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो, ठीक है। और जैसे मान लिया साइकिल चलाते हैं, साइकिल में आपने एक स्पेशल डिजाइन देखा होगा, वो डिजाइन जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि चैन जो उसके ऊपर से मूव करती रहे, बार बार ना स्लिप हो निकले नहीं इस पे से, मोटरसाइकिल में, साइकिल में। अब ये तो इसके नेसेसरी क्यों है? अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास है भाई वाटरिंग का हेल्प से भाई, अगर उसमें डस्ट वगैरह आ रही है तो उसमें पानी के प्रेशर से उसको डस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट है भाई बॉल बीयरिंग यूज करके भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई ऑयलिंग करके भाई। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है? हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है भाई। बाकी आप बुक में देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वीडियो जो है सभी को समझ में आई होगी। अगर आप सभी को समझ में आई है तो प्लीज मेरे एफर्ट्स को कमेंट्स में लिखें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।